आसमान में एक बहुत ही बड़े ड्रैगन के ऊपर खड़ा हुआ एग्जोर्सिस्ट कहता है, मुझे लगता था कि मेरे पास ताकत होगी तो मेरे पास हर खुशी होगी और मैं अपनी ताकत के साथ खुश रह पाऊंगा। और इतना कहकर वो एक मंत्र को पढ़ता है जिससे नीचे कुछ टेलिस्मेंट गिरने लगते हैं। ठीक उसके नीचे कुछ गोबलिन्स और डीमंस लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे। वो टेलिस्मेंट उनके पास जाकर ब्लास्ट हो जाते हैं जिससे वो गोबलिन्स और डीमंस सबके सब खत्म हो जाते हैं। और हम अगले सीन में उसी एग्जोर्सिस्ट को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी, जिसका पूरा घर जल रहा था और लगभग वो मरने की हालत में था। वो बताता है कि मैंने ताकत को पाने की लालच में एक दुश्मन बना लिया और मेरे सभी लोगों को बंदी बना लिया गया। ठीक उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है जिससे वो कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि सारी गलती कोल्ट की है। और इतना कहने के बाद वो एक टेलिस्मेंट निकाल लेता है और कहता है, भले ही मैं इस जीवन को ठीक से नहीं जी पाया पर अगले जीवन में मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो इस जन्म में की। और इतना कहने के बाद वो वहीं पर मर जाता है। और अगले सीन में एक नई लाइफ के साथ एक नई दुनिया में वो रेइनकार्नेटेड हो जाता है, जहाँ पर ब्लेज लैम्प्रोक जो कि इस दुनिया में इसके पिता है, वो उसका मैजिक टेस्ट कर रहे होते हैं। हमें पता लगता है कि इस दुनिया में उसके पास कोई भी मैजिक नहीं है और ये जानकर सेका का भाई उसकी मजाक उड़ाने लगता है। हमें पता लगता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है एंड उस मैजिक का यूज करके ह्यूमंस डीमन से बैटल करते हैं। और वहीं सेका की फैमिली ऑलवेट एम्पायर बहुत ही अच्छे मैजिक स्कॉलर्स के नाम से जानी जाती है। वहीं सेका उसके ठीक उल्टा है क्योंकि सेका के पास कोई भी माना नहीं है। सेका सोचता है भले ही मेरे पास कोई मैजिक नहीं है पर मेरे पास कर्स एनर्जी है। और अब हम अगले सीन में सेका को अपने गार्डन में देखते हैं जहाँ वो कुछ पत्तियों को रखकर एक मंत्र पढ़ता है जिसकी वजह से कुछ पत्तियां चूहों और कुछ पत्तियां कौवों में बदल जाती है। तभी वहाँ पर ग्लाय आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि ग्लाय सेका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि सभी को लगता है कि सेका के पास कोई भी मैजिक नहीं है, इसलिए वो काफी कमजोर है। खैर इधर ग्लाय सेका को पंच मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर वो कौवे आ जाते हैं जो ग्लाय के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर लुफ्ट आ जाता है जो कि इनका भाई है। वो उन कौवों को भगाकर ग्लाय से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ग्लाय कहता है, हाँ पर मुझे कुछ दर्द हो रहा है, जिस पर लुफ्ट ग्लाय को लेकर घर के अंदर चला जाता है। और इधर सेका सोचता है कि चलो ठीक है, मैंने अपने सिकिगामी को यूज करना तो सीख लिया जिससे मुझे इस दुनिया की इन्फॉर्मेशन लेने में आसानी होगी। हमें पता लगता है कि सेका 7 साल का हो चुका है लेकिन उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करते, जिस पर सेका को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक सेका को अपनी सिकिगामी की मदद से इस दुनिया की काफी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है। वो बताता है कि ये दुनिया मेरी पास्ट लाइफ की दुनिया जैसी है पर उससे कहीं ज्यादा बड़ी और यहाँ का कल्चर भी काफी पीसफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं सेका कुछ पेपर्स को काटकर टेलिस्मेंट बना रहा था जिन्हें बनाकर वो काफी खुश था। तभी उसके कमरे में ईफा आती है जो कि उसकी मेड है। ईफा उसे बताती है कि तुम्हारी जैकेट झाड़ियों में पड़ी थी जो मुझे मिल गई तो मैंने सोचा कि तुम्हें दे दूं। इसी बीच वहाँ पर ग्लाय आता है। ग्लाय सेका की मजाक उड़ाते हुए कहता है, बड़ी अच्छी लाइफ होती होगी ना बिना मैजिक के, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई माना है ही नहीं। मुझे देखो, मैं अकेडमी में जाने वाला हूँ मैजिक पढ़ने के लिए, जिसका नाम है रोडेना अम्पेरिल अकेडमी ऑफ मैजिक, जो अकेडमी बच्चों को मैजिशियन बनाने में बहुत फेमस है। जिस अकेडमी का नाम सुनकर सेका थोड़ा सरप्राइज था। तभी सबके बीच इनके पिता आ जाते हैं जो ग्लाय से कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे मैजिक को टेस्ट करना है हमें आज। जो सुनकर ग्लाय उनके साथ जाने लगता है। तभी सेका उनसे कहता है, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? जिस पर सेका के डैड मान जाते हैं। अब ये सभी बाहर आ जाते हैं जहाँ इनका टारगेट होता है सामने रखे पत्थरों को तोड़ना। तभी लुफ्ट अपने माना को गैदर करके अपने विंडेज पावर से उन पत्थरों को तोड़ देता है। और अब ग्लाय की बारी आती है। वो अपने पावर का यूज करके एक फायरबॉल क्रिएट करता है और उस पत्थर पर अटैक करके उस पत्थर को तोड़ देता है, जिस पर उसके फादर उसकी तारीफ करते हैं। और अब ग्लाय सेका की मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब तुम बाहर आ ही गए हो तो क्यों ना तुम भी एक बार मैजिक ट्राई करके देखो। और ये सुनकर सेका मैजिक ट्राई करने की सोचता है, जो सुनकर सभी हैरान थे। सेका मन में सोचता है, मैंने कसम खाई है चाहे कुछ भी हो जाए मैं पावर के पीछे कभी नहीं भागूंगा और ना ही मैं अपनी पावर किसी के सामने रिवील करूंगा, लेकिन इसने मेरी काफी बेइज्जती कर दी है। तब सेका एक मंत्र पढ़ता है और अपने मैजिक से ब्लू फायर बॉल बनाता है और उससे वो उस पत्थर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो पत्थर टूट जाता है। जो देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर सेका ने बिना माना के ब्लू फायर बॉल कैसे बना दी। जिस पर उसके डैड एक्सप्लेन करते हैं, कुछ केसेस में ऐसा होता है जो लोग मैजिक का यूज नहीं कर पाते, उनके माना की क्वालिटी की वजह से उनकी फ्लेम का कलर ब्लू हो जाता है। जो सुनकर सेका अपने डैड से कहता है, मैं भी मैजिक सीखना चाहता हूँ। तब उसके डैड उसे मना करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मैजिक सीखना पॉइंटलेस है क्योंकि तुम्हारे पास कोई माना नहीं है और इस दुनिया में जिसके पास माना होता है वही एक बड़ा मैजिशियन बन सकता है। जो सुनकर सेका थोड़ा उदास हो जाता है। जो देखकर उसके डैड कहते हैं, चिंता मत करो, मैं इस साल तुम्हारे लिए एक नया ट्यूटर हायर करने वाला हूँ तो तुम उस पर अच्छे से फोकस करना। जिस पर सेका कहता है, ठीक है मैं समझ गया। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ सेका अपने ट्यूटर से पढ़ रहा होता है और वो बुक के जरिए मैजिक सीखने की भी ट्राई कर रहा होता है, जहाँ उसके पिता उसे दूर के बीच से देख रहे होते हैं। और अब धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है और अब तक सेका 11 साल का हो चुका है। वो एक टेलिस्मेंट को देखकर कहता है, मैं अपने पिछले जीवन में डीमंस को एक्सरसाइज करके सील कर देता था। सील्ड का मतलब है वो उन डीमंस को वर्ल्ड में भेज देता था। वो कहता है कि मैं उन डीमंस को वर्ल्ड से वापस बुला सकता हूँ और मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि ये काम करेगा भी या नहीं, इसीलिए मैं सबसे पहले अच्छी बिहेव करने वाली डीमन को बुलाता हूँ। सेगा अपने टेलिस्मेंट का यूज करके वहाँ पर एक गेट खोल देता है, जिससे वहाँ पर एक स्पिरिट आती है जिसका नाम यूकी होता है और यूकी सेका को गले लगा लेती है। वो कहती है, मास्टर हारुयुशी, मुझे नहीं लगा था मैं आपसे दोबारा मिल पाऊंगी। यूकी कहती है कि आपने मुझे काफी समय बाद समन किया है तो अब आप जो भी मुझसे कहेंगे मैं वही करूंगी। जिस पर सेका कहता है, तुम्हारा इस दुनिया में रहना सेफ नहीं है इसीलिए मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूँ। जो सुनकर यूकी अपने आप को एक फॉक्स में ट्रांसफर कर लेती है। वो कहती है, मैं वॉइड में रहकर बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी हूँ तो प्लीज मुझे इसी दुनिया में छुप कर रहने दीजिए, जिसके लिए सेका मान जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं ईफा से ग्लाय के ऊपर कुछ पानी गिर जाता है, जिस पर ग्लाय उसे चिल्लाने लगता है। वो कहता है, अगर तुम अपनी गलती को सुधारना चाहते
चाहती हो तो शाम को मेरे कमरे में आ जाना। मतलब ग्लाई की इंटेंशन ईफा के लिए कुछ ठीक नहीं थी। तभी वहाँ पर सेखा आ जाता है जो ग्लाई से कहता है कि मुझे ईफा से कुछ काम है तो ईफा मेरे साथ जाएगी। जो सुनकर ग्लाई उससे गुस्सा हो जाता है और उसे पंच मारने वाला ही था, लेकिन सेखा उसके पंच को पहले ही रोक लेता है, जिस पर ग्लाई उससे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ईफा सेखा का उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है, जिस पर सेखा कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं और अब तुम्हें ग्लाई के कमरे में भी नहीं जाना पड़ेगा। और अब सेखा और ईफा दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी इन दोनों को वहाँ पर एक जख्मी डीमन पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिस पर सेखा उस डीमन का एक बाल निकालकर अपने टेलिस्मेंट पर लगाता है और कुछ मंत्र बोलकर उस डीमन को हील कर देता है। जो देखकर ईफा उसे कहती है तुम्हारे पास माना नहीं है लेकिन फिर भी तुम बाकी लोगों से अच्छा मैजिक यूज कर सकते हो, इसका मतलब है तुम बहुत ही स्पेशल हो। जिस पर सेखा ईफा से कहता है कि तुम भी तो उन चीजों को देख सकती हो जिन्हें बाकी लोग नहीं देख सकते। ईफा को कुछ समझ नहीं आता कि सेखा किसकी बात कर रहा है, जिस पर सेखा कहता है कि मैंने कई बार देखा है तुम एनिमल्स की सोल का पीछा करती हो। जो सुनकर ईफा चौंक जाती है। वो कहती है क्या तुम भी एनिमल्स की सोल को देख सकते हो? जिस पर सेखा कहता है हाँ, पर तुम मुझसे कई ज्यादा चीजें देख सकती हो, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम और भी क्या क्या चीजें देख सकती हो? जिस पर ईफा उसे बताती है कि मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे अपनी पावर्स के बारे में किसी को बताने के लिए मना किया था। इतना कहने के बाद वो सेखा को एक स्पिरिट दिखाती है। वो बताती है कि मैं इन्हीं की वजह से खोई हुई चीजों को ढूंढ पाती हूँ। ये माना की ओर अट्रैक्ट होते हैं पर ये तुम्हें अवॉइड कर रहे हैं। जिस पर सेखा कहता है क्या तुम इन स्पिरिट को कमांड दे सकती हो? ईफा बताती है कि मैंने ऐसा करने का एक बार ट्राई किया था पर ये मुझसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, इसलिए मैंने इन्हें चिल्लाकर रोकने की कोशिश की, जिस पर ये सभी गायब हो गए। जिस पर सेखा ईफा से कहता है क्या तुम मेरे साथ मैजिक यूज करना सीखोगी? ईफा कहती है मैं मैजिक यूज करना सीखना तो चाहती हूँ पर मेरे पास कोई माना नहीं है। जिस पर सेखा कहता है मैजिक सीखने के लिए माना की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहकर वो अपने टेस्टमेट के जरिए वहाँ पर एक सोल फ्लेम को अपीयर करता है और ईफा से कहता है अब तुम मुझे इस सोल फ्लेम को गायब करके दिखाओ। जिस पर ईफा कमांड देकर उस फ्लेम को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो फ्लेम वहाँ से नहीं जाती। जिस पर ईफा चिल्लाकर उस फ्लेम को वहाँ से जाने के लिए कहती है और उसके चिल्लाते ही वो फ्लेम वहाँ से गायब हो जाती है। जो देखकर सेखा सोचता है कि ईफा तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है पर वो काफी ज्यादा वीक भी है। और अब सेखा ईफा को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और धीरे धीरे एक साल बीत जाता है। सेखा का आज बर्थडे है, लेकिन सेखा के बर्थडे पर भी ना ही उसके लिए कोई गिफ्ट है और ना ही उसके डैड उसके साथ है, लेकिन सेखा को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब सेखा हॉल में चल रहा होता है तभी उसके पास ग्लाई आता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक तो है नहीं तो शायद तुम हमारी ट्रेनिंग लेकर ही थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओ। जिस पर लुफ्ट उससे कहता है क्या तुम उसे अच्छे से नहीं समझा सकते? लुफ्ट सेखा से कहता है दरअसल हम लोगों ने तलवारबाजी सीखी है जिसे हम लोग तुम्हें भी सिखाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर एक मेड आती है जो उन लोगों से कहती है अभी टाउन के पास एक मॉन्स्टर दिखा है। तभी दूसरी मेड उन्हें बताती है दरअसल मास्टर उसके पास गए थे और उन्होंने उसके ऊपर अपना मैजिक यूज किया पर वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग गया और अब वो मॉन्स्टर हमारे घर की ओर ही बढ़ रहा है। जो सुनकर ग्लाई काफी डर जाता है पर सेखा सेंस कर लेता है कि वो मॉन्स्टर हमारे घर की ओर ही आ रहा है। तभी वहाँ की धरती हिलने लगती है और जब वो लोग खिड़की से बाहर देखते हैं तब वहाँ बहुत ही बड़ा एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर ग्लाई तो काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जो देखकर लुफ्ट सभी मेड को खिड़कियां बंद करने का ऑर्डर देता है और कहता है तुम लोग जाकर एक सेफ कमरे में छुप जाओ। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ वो मॉन्स्टर ईफा और एक मेड को खाने वाला होता है। उसी वक्त सेखा भी वहाँ पर पहुंच जाता है, वो अपने टेलिस्मेंट का यूज करने वाला ही था। तभी वहाँ पर एक फ्लेम अपीयर होती है जो देखकर सेखा समझ जाता है कि ये फ्लेम ईफा की थी जिसने उसका यूज उस मेड को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। तब सेखा उस मॉन्स्टर को अपने पीछे लगाकर वहाँ से दूर ले आता है। सभी लोग देखते हैं कि सेखा उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था और कुछ ही देर में सेखा एक टॉक्सिक सोल फ्लेम का यूज करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये देखकर सभी हैरान थे कि सेखा ने इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को एक ही हिट में खत्म कर दिया। जिस पर सभी लोग सेखा की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि सेखा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और सभी मेड सेखा के लिए तालियां बजाने लगती हैं। अपने लिए बज रही तालियों को देखकर सेखा सोचता है यही तो डेवलपमेंट मुझे चाहिए थी, मैं इन्हें धोखे में ही रखकर अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं सेखा के पिता ने उसके लिए एक पार्टी रखी होती है क्योंकि सेखा ने आज एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर को मार दिया है और ऐसे क्रीचर को मारने के लिए एक स्किल्ड एडवेंचर को भी काफी मुसीबत आती है। और इस सबसे ग्लाई काफी ज्यादा चिढ़ रहा था। सेखा के पिता सेखा से कहते हैं आज तुमने बहुत ही अच्छा जजमेंट लिया जिसके लिए मैं तुम्हें कोई रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। जो सुनकर सेखा खड़ा हो जाता है और अपने पिता से कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी कर दीजिए, मैं अपनी स्किल को एम्पायर के फायदे में लगाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे रोडनी अकेडमी ऑफ मैजिक में पढ़ने का एक मौका दीजिए। ये सुनकर सेखा के फादर को याद आता है कम से कम सेखा मैजिक सीखने का ट्राई तो कर रहा था और इसके लिए उसके पिता मान जाते हैं। जिस पर उसके पिता कहते हैं लेकिन तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होगा ताकि तुम उस अकेडमी में एनरोल हो पाओ, जिसके लिए सेखा मान जाता है। लेकिन सेखा अपने पिता से कहता है मेरे पास आपके लिए एक और रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप ईफा के लिए भी अलाउ कर दीजिए ताकि ईफा भी मेरे साथ अकेडमी में जा सके। जो सुनकर ईफा थोड़ी शौक हो जाती है। जिस पर सेखा के डैड उसे कहते हैं कि ईफा के पास तो कोई एप्टीट्यूड नहीं है तो वो तुम्हारे क्या ही काम आएगी। तब सेखा ईफा को एक छड़ी देता है और ईफा से कहता है कि तुम जितने हो सके अपनी फ्लेम्स को छोड़ो। जिस पर ईफा अपनी सभी फ्लेम्स को वहाँ पर बुला लेती है और सभी फ्लेम्स को एक साथ आगे पुश करती है। जो देखकर सेखा के पिता काफी हैरान हो जाते हैं। जो देखकर ग्लाई कहता है ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि यह एक इंटरमीडिएट मैजिक है, जो मैजिक ईफा कैसे कर पा रही है। तब सेखा अपने फादर से कहता है क्या अब ईफा एक्सेप्टेबल है? उसके पिता कहते हैं हाँ ईफा एक्सेप्टेबल है। और ये देखकर ग्लाई काफी गुस्सा हो जाता है। वो अपने पिता से कहता है आप ये क्या कर रहे हो, अकेडमी में तो मैं जाने वाला हूँ, आप इस सर्वेंट ईफा और सेखा की वजह से अपनी फैमिली का ट्रेडिशन क्यों चेंज कर रहे हो। जिस पर उसके पिता कहते हैं तुम पहले जाने वाले थे अब नहीं, तुम इंपीरियल आर्मी को ज्वाइन करोगे और सेखा अकेडमी में जाएगा। जिस पर ग्लाई कहता है मेरे पास माना है और सेखा के पास माना भी नहीं है तो आप सेखा को वहाँ क्यों जाने दे रहे हो। जिसके बाद ग्लाई
शेखा को चैलेंज कर देता है डुअल के लिए। वो कहता है अगर तुम हारे तो हमारी फैमिली को तुम्हें छोड़कर यहाँ से जाना होगा और अकेडमी में मैं जाऊंगा। और इस चैलेंज को शेखा बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, जिस पर उनके फादर कहते हैं चलो फैसला हो गया, अब तुम लोगों का डुअल कल सुबह होगा। और अब हम शाम का वक्त देखते हैं जहाँ शेखा कुछ टेलिस्मेंट्स तैयार कर रहा होता है। तभी उसके कमरे में लुफ्ट आता है। शेखा का आज बर्थडे था, इसलिए वो शेखा को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है। शेखा लुफ्ट को गिफ्ट के लिए शुक्रिया अदा करता है। लुफ्ट शेखा से माफी मांगता है। वो कहता है मैंने अभी तक तुमसे बहुत ही दूरियां बनाकर रखी, पर मुझे इस बात की खुशी है कि तुम हमारे बिना भी काफी अच्छा कर रहे हो। जिसके बाद लुफ्ट कहता है कि तुम जब अकेडमी में जाओ तो वहाँ अच्छे से पढ़ना। जिस पर शेखा कहता है तुम भी एक अच्छे लोड बनने की ट्राई करना। और अगले सीन में हम देखते हैं शेखा उस पेन को बैठा देख रहा होता है जो उसे लुफ्ट ने दिया। तभी उसके कमरे में काफी तेजी से हवाएं चलने लगती हैं और अपने आप ही उसकी खिड़कियां खुल जाती हैं। शेखा नीचे जाकर देखता है जहाँ पर ग्लाई होता है। दरअसल ग्लाई शेखा से रात में ही डुएल करना चाहता था। शेखा कहता है क्या तुम सुबह का इंतजार नहीं कर सकते थे? जिस पर ग्लाई कहता है मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता था, मैं तुम्हें अभी के अभी ही मारना चाहता हूँ। ग्लाई उससे कहता है कि इस बैटल में जो भी सबसे पहले हार मान लेगा या बेहोश हो जाएगा वो इस मैच को हार जाएगा और उसे खुद ही सुबह फादर को बताना होगा कि वो हार गया है। जिसके बाद ग्लाई फ्लेम नोट का यूज करके शेखा को आग के बीच में डाल देता है और इससे ग्लाई को लगता है शेखा अब नॉकआउट हो चुका है। और वो कहता है देखा तुम तो मेरे एक ही अटैक से हार मान गए। तब शेखा आग के अंदर से कहता है क्या तुम इस आग को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते? और इतना कहकर वो उस आग के बीच से बाहर निकल आता है और ये देखकर ग्लाई काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? तब ग्लाई ने विल्डनेस का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन शेखा उसे अपने बैरियर से रोक लेता है, जो देखकर ग्लाई और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या तुम बैरियर भी बना सकते हो? जिसके बाद ग्लाई और भी कई शेखा के ऊपर अटैक करता है, पर उसके अटैक से शेखा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ग्लाई के सारे अटैक शेखा के बैरियर रोक रहे थे। जिसके बाद शेखा अपने टेलिस्मेंट को निकाल लेता है और वो ग्लाई से कहता है बस हुआ, अब तुम रुक जाओ। जिसके बाद वो अपने टेलिस्मेंट का यूज करता है, जिसकी वजह से ग्लाई वहीं के वहीं फ्रीज हो जाता है। जिसके बाद वो अपने टेलिस्मेंट का एक हाथ मोड़ देता है, जिसका दर्द अब ग्लाई को होने लगता है। शेखा कहता है चिंता मत करो, तुम्हारा हाथ नहीं टूटेगा, लेकिन तुम चाहो तो गिव अप कर सकते हो। इधर ग्लाई को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से ग्लाई हार मान लेता है, जिसके कारण शेखा उसे वहीं पर छोड़ देता है। पर ग्लाई दर्द के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब शेखा को ग्लाई की एक बात याद आती है। दरअसल ग्लाई ने कुछ समय पहले शेखा को कहा था कि तुमने उस मॉन्स्टर को अपने लक की वजह से हरा पाया। जिस पर शेखा कहता है नहीं, दरअसल मैं उसकी तैयारी लगभग 6 महीनों से कर रहा था। और अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेखा ने जंगल में अपना एक डीमन बुलाया था। वो डीमन शेखा को इतने दिनों बाद देखकर काफी खुश था। वो उस डीमन को ऑर्डर देता है। वो कहता है दरअसल इस जंगल में एक क्रीचर रहता है, जिस क्रीचर को निकालकर तुम्हें मेरे पास लाना होगा। और इसके लिए वो डीमन मान जाता है। दरअसल शेखा उसी क्रीचर की बात कर रहा था जिसे उसने कुछ समय पहले मारा था। और अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ यूकी शेखा से कहती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि इस वर्ल्ड में सभी पावरलेस ह्यूमन है और ये वर्ल्ड काफी सॉफ्ट है और आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। तब शेखा यूकी से कहता है क्या तुम भूल गई, पिछली लाइफ में इन्हीं पावरलेस ह्यूमंस ने मुझे मारा था, इसलिए मैं इस जिंदगी में उन्हीं वीक ह्यूमंस की तरह रहूंगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं शेखा और ईफा का जाने का वक्त आ जाता है। उसे बाय बोलने के लिए वहाँ लुफ्ट आता है, जो उससे कहता है फादर यहाँ नहीं है, पर उन्होंने एक मैसेज छोड़ा है, वो चाहते हैं कि तुम अकेडमी में अच्छे से पढ़ो। जिस पर शेखा कहता है हाँ मैं अच्छे से पढ़ूंगा। और अब शेखा और ईफा वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में शेखा ईफा को एक पेंडेंट देता है। वो कहता है ये पेंडेंट मानव स्टोन से बना है और जब तुम इसे पहनोगी तब तुम्हारी ओर काफी ज्यादा स्पिरिट अट्रैक्ट होंगी। जिस पर ईफा उस पेंडेंट के लिए उसे शुक्रिया बोलती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं शेखा की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसे हॉर्स कार्ड में बैठने की वजह से मोशन सिकनेस होते हैं, लेकिन अब तक शेखा अकेडमी में पहुंच चुका था। इधर में शेखा के फादर को दिखाया जाता है जो शेखा का पास्ट याद कर रहे थे। और यहाँ हमें पता लगता है शेखा उनका सगा बेटा नहीं है, बल्कि शेखा तो उनके भाई गिलबर्ट का बेटा है। दरअसल गिलबर्ट को नोवेल्टी पसंद नहीं थी, उसे फ्रीडम पसंद थी, इसीलिए वो एडवेंचर बनकर अकेडमी से ग्रेजुएट हुआ। जिसके बाद वो इंफीरियर लैंड चला गया और तब से ही गिलबर्ट और इनका कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। वो बताते हैं जब शेखा 1 साल का हुआ तभी उसने मैजिक यूज करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर लुफ्ट ने उससे दूरियां बना ली और गिलाई उसे नफरत करने लगा। मुझे लगने लगा था कि शेखा गिलबर्ट और डेविल की यूनियन की वजह से तो पैदा नहीं हुआ। और उस दिन जब शेखा ने फायरबॉल का यूज किया तब वो कोई स्पेल नहीं थी, बल्कि एक आग लगाने वाला मिनरल था। और जब उसने उस क्रीचर को हराया तब मुझे कुछ शक हुआ। तब मैं उस क्रीचर को चेक करने के लिए गया, लेकिन तब मुझे पता लगा वो क्रीचर पॉइजन की वजह से मरा। और इधर हम देखते हैं शेखा और ईफा अपने इनके अंदर चले जाते हैं जहाँ हॉर्स कार्ट में बैठने की वजह से शेखा की हालत काफी ज्यादा खराब थी। शेखा ईफा को बताता है कि तुम्हारा कमरा मेरे कमरे के साइड वाला है। वो कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो आज रात में तुम्हारे कमरे में रुक सकती हो। जिस पर शेखा कहता है क्यों, तुम्हें डिनर की चिंता हो रही है? वैसे भी मेरा डिनर करने का कोई भी मूड नहीं है। जो सुनकर ईफा सोचती है शेखा कितना डब है। जिसके बाद वो खड़ी होती है, कहती है मैं बाहर कुछ खाने के लिए लेने जा रही हूँ। जिसके बाद ईफा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूकी बाहर आती है और शेखा से कहती है वो लड़की अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही है। जिस पर शेखा यूकी से पूछता है तुम किसकी बात कर रही हो? यूकी कहती है क्या तुम्हें समझ नहीं आया, ईफा तुम्हारे पीछे लट्टू है लट्टू, वो तुम्हारी सर्वेंट होने के बावजूद भी तुम्हारी बाहों में आने की सोच रही है। जिसके बाद शेखा अकेडमी में पहुंच जाता है। उसे वहाँ कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, पर उसे वो इग्नोर करके एंट्रेंस एग्जाम देने आ जाता है। जिसके बाद शेखा वहाँ अपने नाम बताता है। उसका नाम सुनकर वहाँ सभी लोग हैरान थे क्योंकि शेखा लेम्प्रॉक फैमिली से था। और जब ईफा के बारे में पूछा जाता है तब ईफा बताती है कि वो शेखा की स्लेव है। ये सुनकर वहाँ सभी लोग हैरान थे कि एक स्लेव अकेडमी में पढ़ने के लिए आई है। और वहाँ जो लड़की एंट्रेंस एग्जाम ले रही थी वो उन्हें एक क्रिस्टल बॉल दिखाती है। वो बताती है कि ये क्रिस्टल बॉल लोगों के माना को मापने का काम करती है। जिस तरह का आपके पास
पास माना होगा ये उसी तरह का ग्लो करेगी, और अगर आपके पास चारों तरह के माने हैं तो ये व्हाइट ग्लो करेगी। पर चारों माना किसी के पास नहीं होते। और सबसे पहले ईफा उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखती है, तब हमें पता लगता है ईफा के पास फायर और विंड के एलिमेंट है, पर वो थोड़ी वीक है। जिसके बाद सेखा उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन वो क्रिस्टल बॉल बिल्कुल भी ग्लो नहीं करती। सेखा उसे कहता है मुझे माफ करना, पर मेरे पास किसी भी प्रकार का माना नहीं है। वो कहता है अगर मेरे पास माना नहीं है तो क्या मैं इस अकेडमी में नहीं पढ़ पाऊंगा। जिस पर वो लड़की कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो लड़की जब सेखा के पास से निकल के जाती है तब सेखा को काफी अजीब महसूस होता है। दरअसल वो लड़की एक कॉमनर है। वो लड़की जब क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखती है तब क्रिस्टल बॉल व्हाइट कलर की ग्लो करती है, क्योंकि उस लड़की के पास चारों एलिमेंट थे और वो लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी थी। उस लड़की को देखकर सेखा को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में याद आता है, जहाँ सेखा के मरते वक्त उसके ठीक सामने एक अम्मू के जैसी ही लड़की खड़ी थी। और सीन यहाँ से कट होकर हमें कुछ डीमंस दिखाए जाते हैं जो कह रहे होते हैं कि हमें हीरो को खत्म करना ही होगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं ये सभी बच्चे रिटर्न एग्जाम दे रहे थे। एग्जाम खत्म करने के बाद सेखा ईफा से मिलता है। ईफा सेखा से कहती है मेरे काफी क्वेश्चंस छूट गए थे, तो अब मैं क्या करूं। जिस पर सेखा ईफा से कहता है कोई बात नहीं, तुम प्रैक्टिकल में अच्छा करना, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करने के लिए तुम्हें समय मिला भी नहीं था। और कुछ ही देर बाद प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाते हैं, जहाँ इंस्ट्रक्टर सभी को बताता है तुम्हें अपने मैजिक से इन टारगेट को शूट करना है, और जितना ही तुम इन्हें शूट करोगे उतने ही तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। और अब एग्जाम शुरू हो जाते हैं और सभी बच्चे उन टारगेट को हिट करने लगते हैं। लगभग सारे बच्चे एक ही एलिमेंट से उस टारगेट को शूट कर रहे थे। और अब ईफा की बारी आती है उन टारगेट को हिट करने की। ईफा अपने फायर मैजिक से उस टारगेट को हिट करती है, जो देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ईफा का मैजिक इंटरमीडिएट मैजिक था। और अब ईफा नेक्स्ट टारगेट के ऊपर जाती है, जो देखकर सभी लोग सोचते हैं क्या ईफा 2 एलिमेंट का यूज कर सकती है। और अब ईफा अपने नेक्स्ट टारगेट पर जाकर विंड लेंस का यूज करती है, जिसकी वजह से उसके टारगेट को काफी डैमेज पहुंचता है। जिसके बाद सेखा ईफा से पूछता है तुमने विंड लेंस मैजिक का यूज करना कहाँ से सीखा। जिस पर ईफा बताती है मैंने इसकी अकेले ही प्रैक्टिस की, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। जिसके बाद सेखा की बारी आती है, वो अपने टारगेट के पास जाता है। तब काफी लोग सोचने लगते हैं कि सेखा के पास तो माना है ही नहीं, तो फिर ये क्यों ट्राई कर रहा है। इधर सेखा अपने ब्लू फ्लेम को अपीयर करता है और उस ब्लू फ्लेम से अपने टारगेट के ऊपर हिट करता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि सेखा के पास बिना माना के ब्लू फ्लेम कहाँ से आ गई। अब सेखा अपने नेक्स्ट टारगेट अर्थ पर जाता है। अब उसके सामने जो टारगेट था वो ग्रेनाइट का बना हुआ था, इसीलिए सेखा एक मेटलॉइड स्पेल का यूज करता है, जिससे उसके टारगेट को फाड़कर कुछ क्रिस्टल उसके अंदर से निकल आते हैं। ये देखकर बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर सेखा ने ये कौन सी स्पेल का यूज कर दिया। तब इंस्ट्रक्टर उसे रोककर कहता है सेखा आखिर तुमने इस कौन सी स्पेल का यूज किया जिसके बारे में हम किसी को नहीं पता। जिस पर सेखा कहता है माफ करिएगा, पर मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दरअसल सेखा ने ग्रेनाइट टारगेट के अंदर मेटल और अर्थ की एनर्जी लगा दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्रिस्टलाइज होकर उसके टारगेट को बीच से फाड़ दिया। और अब सेखा अपने तीसरे वाटर वाले टारगेट पर जाके अपने टेलिस्मेंट का यूज करते हुए एक फ्यूजन फॉल नाम के स्पेल को बनाता है, जिसकी वजह से उसके सामने वाला टारगेट बर्फ में जम जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ उस इंस्ट्रक्टर के पास दूसरी इंस्ट्रक्टर आती है। वो उससे पूछती है कि इस साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा। जिस पर वो बताता है कि इस साल काफी अजीब चीजें हुई है। वो उसे ईफा और सेखा के बारे में बताता है। जिसके बाद ये लोग अम्मू की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी के पास चारों एलिमेंट की पावर पाई गई हो, तो अम्मू इस दुनिया के लिए हीरो साबित हो सकती है। तब इंस्ट्रक्टर कहता है कौन, वो कहानियों वाली हीरो। जिस पर वो कहती है हाँ, कहानियों में लिखा है कि डेविल किंग जब रिवाइव होगा तब एक हीरो जन्म लेगी। और इधर हम देखते हैं सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। सेखा रिजल्ट बोर्ड में अपना नाम ढूंढता है। उसे पता लगता है कि सेखा पास हो चुका है, लेकिन उसकी रैंक 3rd आई थी, जबकि ईफा भी पास हो गई थी, लेकिन उसकी रैंक 2nd थी। जिस पर सेखा सोचता है तो क्या मैं ईफा में प्रैक्टिकल से हार गया। अब वो दोनों देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर अम्मू आई थी। वो लोग सोचते हैं अम्मू वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है। जिस पर सेखा सोचता है जिसे मैं अब तक ढूंढ रहा था, फाइनली वो मुझे अब मिल गई। और अब हम एंट्रेंस सेरेमनी का वक्त देखते हैं, जहाँ ये दोनों अपनी ड्रेस में होते हैं। ईफा सेखा से कहती है शायद मेरी स्कर्ट काफी छोटी है। जिस पर सेखा कहता है नहीं, तुम्हारी स्कर्ट बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो मन में सोचता है हाँ, ईफा की स्कर्ट काफी छोटी है। तभी सेखा को कुछ अजीब फील होता है। वो ईफा से पूछता है क्या यहाँ पर कोई स्पिरिट है। जिस पर ईफा बताती है हाँ, यहाँ पर काफी डार्क स्पिरिट है। अब वो दोनों उन डार्क स्पिरिट का पीछा करते हुए एक मैजिक सर्कल के पास पहुंचते हैं। जिस पर सेखा कहता है मुझे यहाँ बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है। जिस पर वो कहता है हमें इस काम को अकेडमी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वही लोग इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सेखा फिर भी वहाँ अपने कुछ टेलिस्मेंट छोड़ देता है ताकि वो लोग उस जगह को इन्वेस्टिगेट कर पाए। अब वो दोनों अकेडमी में पहुंच जाते हैं, जहाँ ईफा देखती है कि ये जगह बहुत ही बड़ी है और वहाँ पर काफी ज्यादा खाना है। जिसके बाद हम अम्मू को देखते हैं, जो वहाँ पर स्पीच देने के लिए आती है। वो सभी से कहती है मुझे नहीं पता तुम लोग इस जगह पर किसके लिए एनरोल हुए हो, पर मुझे यहाँ मैजिक सीखकर और भी स्ट्रॉन्ग होना है। तभी सेखा को अपने टेलिस्मेंट के जरिए पता लगता है कि वो मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो गया है। और इतने में ही यहाँ पर दरवाजा टूट जाता है और उस दरवाजे को तोड़ने वाले लेशर्ड डेविल होते हैं। तभी कुछ इंस्ट्रक्टर्स उस डेविल के ऊपर हमला करते हैं, पर उनके हमले से उन डेविल्स को कुछ भी नहीं होता। जो देखकर सेखा अपने टेलिस्मेंट को निकालकर उनके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। तभी उन डेविल्स के ऊपर अम्मू अटैक कर देती है और वो सभी बच्चों से कहती है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। वहीं पर सेखा इस मौके का फायदा उठाकर पता लगा लेता है कि आखिरकार इन डेविल्स को यहाँ भेजा किसने, और कुछ ही देर में उसे उस कास्टर का पता लग जाता है। जिसके बाद सेखा उस जगह से टेलीपोर्ट होकर उस कास्टर के पास पहुंच जाता है। वो कास्टर सेखा से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर सेखा कहता है मैं तो यहाँ खेलने आया हूँ। जिस पर वो कास्टर अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर कुछ और डेविल को बुला लेता है, जो डेविल सेखा के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन सेखा अपने टेलिस्मेंट का यूज करके उन डेविल्स को जमीन में गाड़ देता है। लेकिन अभी भी एक डेविल बचा हुआ था, जो
जो सेखा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सेखा अपने मैजिक का यूज करके उसे वॉइड में भेज देता है, जिस पर वो कास्टर कहता है ओह तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, तो अब मुझे ही तुमसे लड़ना पड़ेगा। और इतना कहकर वो कास्टर वहाँ पर कुछ ब्लेड्स को बुला लेता है। वो कहता है मेरा नाम गर्ल गेलेस है, मैं एक मेटल डीमन हूँ जिसकी वजह से मैं फ्लेम और अर्थ को कमांड दे सकता हूँ। जो सुनकर सेखा अपने टेलिस्मेंट का यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो कास्टर उसे अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। वो कहता है तुम्हारे ये टेलिस्मेंट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसके बाद सेखा उसके ऊपर एक और हमला करता है, जिस पर वो कास्टर अपने ब्लेड्स को आगे लाकर उससे बच जाता है। इसके बाद वो कास्टर वहाँ पर एक ब्लेड को समन करता है एंड उस ब्लेड को सेखा के ऊपर फेंकता है, लेकिन सेखा उस ब्लेड से बच जाता है। और सेखा कहता है इस ब्लेड से बचना तो काफी आसान था, लेकिन तभी हम देखते हैं वो ब्लेड वापस आकर सेखा को चोट पहुंचा देता है। जिस पर वो सेखा से कहता है मैं एक डेविल हूँ और डार्क एलिमेंट यूज करना मेरा काम है, तो तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे इतनी आसानी से बच जाओगे। और अब वो कास्टर सेखा के ऊपर फायर से अटैक कर देता है। सेखा उस कास्टर के अटैक से बचकर हवा में उड़ता है और वो कास्टर सेखा का वहाँ भी पीछा करता है और वो उसके ऊपर अटैक करके सेखा का एक हाथ काट देता है। जिस पर सेखा उससे पूछता है कि तुम यहाँ आखिर करने क्या आए हो, तुम यहाँ किसको ढूंढ रहे हो। जिस पर वो कास्टर बताता है तुमसे फाइट करके मुझे काफी मजा आया, तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं यहाँ हीरो को ढूंढने के लिए आया हूँ। और सेखा कहता है हीरो तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। जिस पर वो कास्टर हंसकर कहता है तो तुम्हारे हिसाब से जो लेजेंडरी बैटल हुई थी वो सिर्फ कहानियों में हुई थी, ये कोई कहानी नहीं है। 12 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी कि धरती पर एक हीरो जन्म लेगा और मैं उसी को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। वो कहता है हीरो दरअसल एक लाल बालों वाली लड़की है जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। सेखा कहता है क्या तुम अमू की बात कर रहे हो। जिस पर वो कास्टर कहता है हाँ, और थैंक्स उसका नाम बताने के लिए, अब मुझे उसे ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना कहने के बाद वो सेखा के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है। उसके अटैक से बचते हुए सेखा हवा में उड़ता है, लेकिन वो कास्टर अचानक सेखा के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सेखा की गर्दन अलग हो जाती है। जिसके बाद वो कास्टर कहता है इस बच्चे के साथ खेलकर तो काफी मजा आया और अब मैं हीरो को मारूंगा। और इधर हम सेखा को देखते हैं जो कास्टर की स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा होता है और वहाँ खड़ा होकर वो एक पोएम गा रहा था। यहाँ पर सेखा को देखकर भाई एकदम बेडस वाली फीलिंग आती है। खैर सेखा कहता है मैं कोई सिंगर तो नहीं हूँ, पर मेरी पोएम सुनकर तुम्हें कैसा लगा। लेकिन कास्टर उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो एक चाकू को सेखा के सिर में घुसा देता है, लेकिन वो चाकू अचानक सेखा के सिर से गायब हो जाता है। जिस पर वो कास्टर कहता है अब तक तुम जिंदा कैसे हो। जिस पर सेखा बताता है कि मैंने एक ऐसा मैजिक किया है जिससे मुझे कोई ऑब्जेक्ट टच ही नहीं कर सकता। जिस पर वो कास्टर कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। और इतना कहकर वो सेखा के ऊपर कई सारे ब्लेड से हमला कर देता है, लेकिन सेखा उसके अटैक से बचते हुए हवा में उड़ जाता है और वहाँ वो अपनी वाटरफॉल टेक्निक का यूज करता है, जिससे चारों तरफ काफी पानी गिरने लगता है। लेकिन सेखा देखता है कास्टर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर उसके अटैक से बचकर वहाँ से भाग गया। तभी कास्टर सेखा के पीछे अपीयर होता है और उसके ऊपर अटैक करके अपना हाथ सेखा के पेट में घुसा देता है। कास्टर सोचता है कि अब तो सेखा मर ही जाएगा, लेकिन सेखा कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन वो कास्टर दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है। वो सेखा से कहता है मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा क्योंकि अब तुम्हारे टेलिस्मेंट खत्म हो गए होंगे। सेखा वहाँ पर अपने कई सारे टेलिस्मेंट बुलाता है और कहता है क्या तुम इनकी बात कर रहे थे, इन्हें तो मैं बचपन से बनाते आ रहा हूँ यार, अब तुम्हारे साथ बहुत बातचीत हो गई। और वो एक टेलिस्मेंट को निकाल कर कहता है अब तुम्हारा खेल मिसूजी खत्म करेगा। और अब सेखा वहाँ पर ड्रैगन मिसूजी को समन करता है, जिस ड्रैगन को देखकर कास्टर काफी डर जाता है। वो सोचता है ऐसा कोई ड्रैगन डीमन किंग के पास भी नहीं है। तभी मिसूजी कास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वो कास्टर को पकड़कर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है। कास्टर उसे काफी बचने की कोशिश करता है और मिसूजी उसे लास्ट में खत्म कर देता है। तब सेखा सोचता है कि मिसूजी को अब वापस भेज देना चाहिए, लेकिन मिसूजी आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ से भागने लगता है। तब सेखा अपने कुछ टेलिस्मेंट को भेजकर मिसूजी को वापस लाने के लिए कहता है। सेखा काफी मशक्कत करने के बाद मिसूजी को वॉइड में भेजने में कामयाब हो जाता है। अब वो सोचता है मुझे लगा ही था कि मिसूजी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर कर्स एनर्जी तो है और मेरी बॉडी पहले जितनी ताकतवर नहीं है। और सेखा अकेडमी वापस पहुंच जाता है। वो देखता है अकेडमी में सारी चीजें तोड़फोड़ हुई पड़ी हैं और कई सारे बच्चे घायल थे। तभी ईफा सेखा के पास आती है और उससे कहती है तुम ठीक तो हो। जिस पर सेखा कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर सारे लेसर डेविल कहाँ गए। ईफा बताती है कि सारे डेविल को अमू ने अकेले ही मार दिया, जो सुनकर सेखा काफी हैरान हो जाता है। जिस पर सेखा सोचता है अगर मैं पावर के पीछे भागता रहा तो मैं पहले जितना ही स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, इसलिए मुझे किसी ऐसे की तलाश है जो मेरी जगह ले सके। ईफा टैलेंटेड तो है पर काफी कमजोर है, पर वहीं हीरो अमू के अंदर कोई भी ताकत की कमी नहीं है, इसलिए मुझे अमू का दोस्त बनना पड़ेगा। मुझे उसका ऐसा कंपेनियन बनना पड़ेगा जो इस पर वो ट्रस्ट कर सके। मुझे पता है कि अमू इस समय कुचली जा सकती है, पर मैं अपने लिए इस दुनिया में खुशियां ढूंढ पाऊंगा। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।